आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश की है। ये बात 2024 की है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक थाना आता है, पंडोखर थाना। इसी थाने के इलाके में बसे छोटे से गांव में मीना का परिवार रहता था। मीना साल भर पहले तक गांव के स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन उसकी बढ़ती उम्र के साथ हालात कुछ ऐसे बनने लगे कि परिवार वालों ने उसका एडमिशन ग्वालियर के एक स्कूल में करवा दिया था। ग्वालियर के माधोगंज थाना इलाके के गुढ़ा स्थित कृष्णनगर में परिवार का अपना मकान था, जहां मीना अपने 65 वर्षीय दादा राम स्वरूप के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हाल ही में वह कुछ दिनों के लिए वो अपने गांव आई थी। फिर स्कॉलरशिप से जुड़ी कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए हफ्ते भर पहले वह दोबारा अपने दादा के साथ ग्वालियर लौट गई। 26 मार्च की शाम थी। मीना ने अपने पिता को फोन किया। घबराई हुई आवाज में उसने बताया कि कुछ लोग घर पर आए हैं और दादा से लेन देन को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। वे लोग जबरदस्ती पैसे मांग रहे हैं और दादा के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। मीना के पिता यह सुनकर चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग कौन थे, क्योंकि उनके पिता राम स्वरूप होमगार्ड से रिटायर्ड सैनिक थे। उन्होंने कभी किसी से कर्ज लिया हो, ऐसा पहले कभी सुनने में नहीं आया था। बात की सच्चाई जानने के लिए पिता ने तुरंत ग्वालियर में रहने वाले अपने परिचित राजेंद्र धाकड़ को फोन किया और हालात देखने को कहा। राजेंद्र तुरंत मीना के घर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। राजेंद्र ने पिता को फोन कर बताया कि घर में कोई मौजूद नहीं है। यह सुनकर पिता परेशान हो गए। आखिर मीना ने घबराकर फोन क्यों किया था? दादा रामस्वरूप कहाँ गए? और जिन लोगों की वह बात कर रही थी, वे कौन थे? राजेंद्र ने पिता के कहने पर घर पर ताला लगाया और वहां से लौट गए। मीना के घबराए हुए फोन कॉल के बाद भी अगले 2 दिन तक पूरी तरह शांति बनी रही। यह बात कम हैरान करने वाली नहीं थी कि ना तो मीना ने दोबारा अपने पिता को फोन किया और ना ही उसके पिता ने खुद फोन लगाकर इस घटना की सच्चाई जानने की कोशिश की। जिस तरह से उसने कुछ लोगों द्वारा दादा से मारपीट और पैसों की मांग की बात बताई थी, उसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि परिवार में हड़कंप मच जाएगा। लेकिन इसके उलट दोनों ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ। मगर 28 मार्च को एक बार फिर मीना ने अपने पिता को फोन किया और बताया कि आज फिर कुछ लोग दादा से पैसा मांगने घर आए थे। उन्होंने दादा की हत्या कर दी है। उनकी लाश मकान के कमरे में पड़ी है। बेटी की बात सुनकर पिता बुरी तरह घबरा गए। उसने मीना से पूछा कि इस समय वो कहाँ है। इस पर मीना ने बताया कि वे लोग मुझे साथ पकड़कर लाए हैं और इस समय मैं एक अंधेरे कमरे में बंद हूं। रामस्वरूप की हत्या और बेटी के अपहरण की बात सुनकर परिवार के लोग तुरंत ग्वालियर कृष्णा नगर इलाके में जब रामस्वरूप के परिवार वाले घर पहुंचे, तो पूरे घर में फैली दुर्गंध ने उनके डर को सच कर दिया। मीना की कॉल के बाद से ही अनहोनी की आशंका थी, लेकिन जो सामने आया वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। परिवार वालों ने पूरे घर की तलाशी ली। अचानक एक कमरे में रखी पलंग पेटी खोलते ही सभी के होश उड़ गए। अंदर रामस्वरूप की सड़ी गली लाश पड़ी थी। उनका शरीर इस कदर गल चुका था कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि मीना का कोई सुराग नहीं था। घटना की खबर मिलते ही माधोगंज थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। अब यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं था। मीना की गुमशुदगी ने इसे और भी पेचीदा बना दिया था। एफएसएल टीम ने जब जांच की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रामस्वरूप की लाश कम से कम 4 दिन पुरानी थी। लेकिन मीना ने अपने पिता को फोन करके यही कहा था कि आज सुबह ही दादा की हत्या हुई है। सवाल उठता है, अगर हत्या पहले हो चुकी थी तो मीना ने झूठ क्यों बोला? सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मीना खुद भी घर से गायब मिली। पुलिस को शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी पर भी सीधा आरोप नहीं लगाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिवार रामस्वरूप के अंतिम संस्कार में व्यस्त हो गया। लेकिन अगले ही दिन मामला पूरी तरह पलट गया। मीना लापता नहीं थी, बल्कि पड़ोसी के घर की छत पर पानी की टंकी के पीछे छुपी बैठी मिली। यह देखकर पुलिस समझ गई कि अपहरण की कहानी झूठी थी और मीना इस पूरे राज की सबसे अहम कड़ी थी। अब सवाल यह था कि क्या मीना खुद इस वारदात में शामिल थी या वो किसी के दबाव में झूठ बोल रही थी। अक्सर ऐसे मामलों में प्रेम प्रसंग ही वारदात की वजह बनता है। जब पुलिस ने परिवार से पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। मीना की दोस्ती दतिया निवासी चंद्रभान नाम के युवक से थी। परिवार को दोनों की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं थीं, इसलिए उन्होंने मीना को दतिया से हटाकर ग्वालियर में पढ़ने भेज दिया था। पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया
कि होली तक तो रामस्वरूप और मीना दोनों यहां रहते थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ मीना ही कभी कभी दिखती थी। रामस्वरूप नहीं दिखे। और सबसे अहम बात, मोहल्ले वालों ने यह भी बताया कि इस दौरान मीना के घर में चंद्रभान को आते जाते देखा गया था। अब पुलिस को शक था कि कहीं मीना और चंद्रभान ने मिलकर ही रामस्वरूप को रास्ते से तो नहीं हटा दिया। पुलिस को जैसे जैसे सुराग मिल रहे थे, मामला उतना ही उलझता जा रहा था। मीना और चंद्रभान लगातार खुद को निर्दोष साबित करने में लगे थे। लेकिन जब पुलिस ने मीना का मोबाइल खंगाला तो उसकी कॉल डिटेल्स ने सारी कहानी बयां कर दी। पिछले 4 दिनों में मीना ने अलग अलग नंबरों पर लंबी बातचीत की थी, जिसमें चंद्रभान भी शामिल था। इसके अलावा उसने कई बार वीडियो कॉल भी किए थे, जिससे साफ था कि वह किसी न किसी से लगातार संपर्क में थी। अब पुलिस को समझ आ गया कि इस पूरे मामले में सिर्फ मीना और चंद्रभान ही नहीं, बल्कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने इन नंबरों को ट्रैक करना शुरू कर दिया, ताकि यह पता चल सके कि आखिर मीना किससे बातें कर रही थी और इस साजिश में कौन कौन शामिल था। मीना के नाबालिग होने के कारण पुलिस उस पर ज्यादा दबाव नहीं बना पा रही थी, लेकिन उसके बार बार बदलते बयान और झूठ ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया था। चंद्रभान से भी सख्ती से पूछताछ नहीं की जा रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो चुका था कि रामस्वरूप की हत्या 4 दिन पहले हुई थी और उस समय चंद्रभान दतिया में था। अब सवाल यह था कि क्या मीना ने अकेले अपने दादा की हत्या कर दी। यह संभावना भी कमजोर लग रही थी, क्योंकि रामस्वरूप भले ही 65 साल के थे, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत थे। 15 साल की मीना के लिए अकेले उनका गला दबाकर मारना आसान नहीं था। लेकिन मीना की हरकतें और झूठ बोलने का तरीका पुलिस को यकीन दिला रहा था कि हत्या की असली वजह और साजिश का राज उसके ही पेट में छुपा है। पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर मीना ने हत्या की तो कैसे, क्या किसी और की मदद ली गई थी या फिर मामला कुछ और था। जैसे ही पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी, एक बड़ा राज सामने आया। डॉक्टर ने बताया था कि रामस्वरूप की मौत गला घोंटने से हुई थी, लेकिन इसके साथ ही यह शक भी जताया कि हत्या से पहले उन्हें भारी मात्रा में नींद की दवा दी गई थी। यह पढ़ते ही माधोगंज थाने के टीआई प्रशांत शर्मा चौकन्ने हो गए। उन्हें याद आया कि जब वो मौके पर जांच करने पहुंचे थे, तब घर के पास ही एक मेडिकल स्टोर देखा था। उन्हें झट से अंदाजा हो गया कि अगर मीना ने नींद की गोलियां खरीदी होंगी तो शायद वहीं से खरीदी होंगी। बस फिर क्या था, उन्होंने फौरन मेडिकल स्टोर के मालिक को बुलाया और पूछताछ शुरू कर दी। मेडिकल वाले ने बताया कि होली से 1 दिन पहले मीना आई थी और उसने नींद की गोलियों का एक पूरा पत्ता खरीदा था, जिसमें 15 गोलियां थीं। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। उन्होंने मीना को घेरा और थोड़ा सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार मीना टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपने दादा की हत्या की थी। फिर उसने पूरी कहानी सुना दी, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दतिया जिले के पंडोखर थाना इलाके के एक छोटे से गांव में रहने वाली मीना पहले गांव के स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन छोटी उम्र में ही उसे लड़कों से दोस्ती करने का शौक लग गया। जब पिता को यह सब पता चला तो उन्होंने सोचा कि अगर बेटी गांव में रही तो और बिगड़ जाएगी। इसी चिंता में उन्होंने मीना को पढ़ाई के लिए ग्वालियर भेज दिया, जहां उसके दादा रामस्वरूप भी उसके साथ रहने लगे। ग्वालियर आकर मीना बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन उसकी चालाकी देखिए। यहां रहकर भी वो दतिया में अपने दोस्तों से फोन पर घंटों बातें करती थी। दादा रामस्वरूप को उसकी ये हरकतें पसंद नहीं थीं। जब भी वो मीना को फोन पर लगा देखते, फटकार लगा देते, यहां तक कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखते, जिससे मीना चिढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी अपने ही दादा से नफरत बढ़ने लगी। होली से कुछ दिन पहले जब मीना गांव गई थी, तब उसने अपने एक खास दोस्त से होली साथ खेलने का वादा किया था। लेकिन इसी बीच स्कॉलरशिप के काम का बहाना बनाकर उसे अचानक ग्वालियर वापस जाना पड़ा। मीना ने अपने दोस्त से वादा किया था कि वह होली पर गांव आएगी, लेकिन ग्वालियर लौटने के बाद जब उसने दादा रामस्वरूप से जाने की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यह सुनकर मीना का गुस्सा बढ़ गया। उसने ठान लिया कि अगर वह गांव नहीं जा सकती तो अपने दोस्त को ही ग्वालियर बुला लेगी और यहीं होली खेलेगी। मगर दादा के रहते यह कर पाना मुश्किल था। लेकिन मीना तो जिद पर अड़ी थी। होली से 1 दिन पहले उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और मिलने की योजना बनाने लगी। मीना फोन पर धीरे धीरे बात कर रही थी कि तभी रामस्वरूप की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने मीना को इस तरह फोन से चिपके देखा तो गुस्से से तमतमाते हुए जोर से डांट दिया। मीना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे पहले ही गुस्सा था, अब तो आग ही लग गई।
उसके दिमाग में अब कुछ और ही चलने लगा था। उसने ठान लिया कि इस बार दादा को रास्ते से हटा ही देगी। अगले ही दिन वो मेडिकल स्टोर गई और नींद की गोलियां खरीद कर ले आई। उसे अच्छी तरह पता था कि दादा को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए उसने बहाना बनाकर हलवा